नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आप सभी का स्वागत है। आज दिन की सबसे बड़ी खबर, यूपी के दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर। कल रात उज्जैन से विकास दुबे को लेकर यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम कानपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन सुबह सुबह खबर आती है कि कानपुर शहर से ठीक पहले उसका एनकाउंटर हो गया। एसटीएफ की माने तो उनकी गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए कहा तो उसने उन पर गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर का शरीर 4 गोलियों से जख्मी हो गया। खबर सुनने के बाद विकास दुबे की मां की तबीयत खराब हो गई। हालांकि विकास दुबे के गांव बिकरू के लोगों ने एनकाउंटर के बाद चैन की सांस ली है। अब एनकाउंटर के बाद सियासी सवालों की भी झड़ी लग गई है और अब पुलिस को विकास दुबे के गैंग के बाकी 12 लोगों की तलाश है। विकास दुबे को उज्जैन में पकड़ना, फिर एसटीएफ का उसे लेकर कानपुर निकलना और फिर कानपुर के बाहरी इलाके में उसका एनकाउंटर। सुबह से ये सारी कहानी आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं इस एनकाउंटर के पीछे की कहानी। वो कहानी जो सरकारी फाइलों में दर्ज होगी, वो कहानी जिसे इस मुठभेड़ के पीछे की वजह बताया जा रहा है कि आखिरकार जिस अपराधी को जिंदा पकड़कर उज्जैन से कानपुर ले आया गया, उसे कानपुर में गोली क्यों मारनी पड़ी। सुबह 6:30 बजे जो गैंगस्टर पुलिस की गाड़ी में सही सलामत कानपुर तक पहुंच चुका था, 20 मिनट बाद उसकी लाश अस्पताल में कैसे पहुंची? हर किसी को खटकने वाले इस सवाल का जवाब भी एसटीएफ के पास है। जवाब सुनिए। एसटीएफ के मुताबिक कानपुर सीमा में घुसने के बाद अचानक काफिले के रास्ते में गाय भैंसों का झुंड आ गया। जानवरों को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने गाड़ी को अचानक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इस गाड़ी में विकास दुबे भी था। पुलिसकर्मी घायल हो चुके थे। इसी का फायदा उठाकर विकास ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और कच्चे रास्ते पर भाग निकला। जो पूरा कन्वॉय था उसको आज तक के कैमरे ने कैद किया, लेकिन इस एनकाउंटर के ठीक पहले हमें रोक दिया गया। और आप देखिए, ये जो गाड़ी है, ये क्रेन अब लेकर यहाँ से जा रही है। ये यहाँ पर हादसा हुआ था, ये बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये इस तरह से स्किड करके जो कांच है वो टूटा हुआ है। वो गाड़ी जो है क्रेन यहाँ से उठाकर ले गई है। विकास के भागने के बाद जो हुआ वो कहानी उत्तर प्रदेश पुलिस सुबह से पूरे देश को सुना रही है। विकास को पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी और आखिरकार पुलिस वालों ने आत्मरक्षा में उसे गोली मार दी। लेकिन इतना बड़ा तमाशा हो जाए और पुलिस वालों को गोली न लगे, ये कैसे हो सकता है? लिहाजा 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी जो उनके पैर को छूकर निकल गई। गोली कितनों को लगी है? 2 को पुलिस वालों को गोली लगी है सर? गोली एक ये है आर्म में, यहाँ पर यहाँ से निकली, और एक के पैर में है। और उनकी स्थिति कैसी है? वो दोनों ठीक है, स्टेबल है। सर गोली लगी है, छर्रा लगा है? गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया। अभी जो एमएलसी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। और 2 लोगों को? 2 लोगों। इनकी हालत कैसी है? ठीक है, दोनों स्टेबल हैं। विकास दुबे को जब लाया गया था, क्या वो पहले ही मर चुके थे? यहाँ आकर के उनकी डेथ हुई? नहीं, डॉक्टर ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे वो। तय तो पहले से माना जा रहा था कि विकास जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन उज्जैन में पकड़े जाने से कई लोगों को ये लगने लगा था कि अब उसके गुनाहों का इंसाफ कानून करेगा। हालांकि दबी जुबान से ये चर्चा भी सरगर्म थी कि विकास कानपुर की अदालत तक नहीं पहुंच पाएगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। अरविंद ओझा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, कानपुर, आज तक। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं। एनकाउंटर का यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। तहसीन पूनावाला ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इन सब के बीच इस एनकाउंटर पर जो सवाल उठे हैं उसका जवाब तो यूपी पुलिस को देना ही होगा। गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे के साथ सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। कई सवाल, कई थ्योरी सामने आने लगे। जितनी मुंह उतनी बातें, उतने ही सवाल जिनका जवाब यूपी पुलिस को देना है। उज्जैन से कानपुर लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उज्जैन में खुद को पकड़वाया तो कानपुर में क्यों भागने लगा? विकास दुबे के हाथ खुले क्यों थे?
अगर हाथ बंद थे तो फिर पिस्टल कैसे छीनी? एसटीएफ ने अपने हथियार संभाल कर क्यों नहीं रखे? अगर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे घायल क्यों नहीं हुआ, जबकि गाड़ी पलटने से 4 पुलिस वाले घायल हो गए? गाड़ी पलटने के बाद विकास भागने की कोशिश करता, ऐसे में गोली पीठ पर लगती। विकास को गोली सीने और सिर में कैसे लगी? यानी गोली सामने से मारी गई। घायल 2 पुलिस वालों को गोलियां कहां लगी? एनकाउंटर से एन पहले मीडिया की गाड़ी क्यों रोक दी गई? इस एनकाउंटर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये जो हाईवे है ये कानपुर हाईवे है और यहाँ से जो गाड़ी है वो यहाँ पर पलटी। जिस वक्त गाड़ी पलटी है उसकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही, लेकिन कार का सिर्फ शीशा ही टूटा हुआ था, शीशा बिखरा पड़ा यहाँ आप देख सकते हैं। उसके अलावा कार में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं था। सवालों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की गाड़ी क्यों बदल दी गई? क्या एनकाउंटर की जगह पहले से तय थी? अगर नहीं तो वहां आसपास पहले से ही पुलिस टीम क्यों मौजूद थी? उज्जैन में मंदिर के गार्ड ने विकास दुबे को धर दबोचा था। कानपुर में भागते विकास को एसटीएफ के महारथी क्यों नहीं काबू कर पाए? सवाल बहुत सारे उठते हैं और ये जांच के बाद साफ होगा कि आखिरकार क्या सच्चाई है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो भी बहुत 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 खास हैं सवाल, क्योंकि लगातार इस बात की सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर गाड़ी अगर टकराई नहीं तो कैसे वो यहाँ पर गिर गई, और गिरने के बाद विकास दुबे जो खुद अपने आप को सरेंडर करने पहुंचा था ताकि वो मारा न जाए, वो ऐसी स्थिति में कैसे पुलिस की गन छीन करके भाग सकता है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे के मामले में पुलिस ने बदला लिया या फिर वाकई ऐसे हालात बन गए कि पुलिस को गोली दागनी पड़ी? इन सवालों का पोस्टमार्टम होना बाकी है। उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वैसे तो लोकतंत्र में इंसाफ का फैसला अदालत में होता है, पुलिस की चौखट पर नहीं। अब यूपी पुलिस को इन्हीं सवालों का सामना करना है। यानी एनकाउंटर तो पूरा हो गया, लेकिन जवाब अधूरा है। रंजय सिंह, अरविंद ओझा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, कानपुर आज तक। मजिस्ट्रेट जांच के दौरान इन तमाम सवालों के जवाब यूपी पुलिस को देने ही होंगे। उधर उज्जैन से विकास को लेकर निकली एसटीएफ की टीम आज सुबह करीब 6:30 बजे कानपुर की सीमा तक पहुंच गई। तब से लेकर सिर्फ 25 मिनट में कहानी पूरी तरह से बदल गई। कहां तो विकास को कोर्ट में पेश होना था और कहां उसकी लाश अस्पताल पहुंच गई। देखिए इस 25 मिनट की पूरी कहानी आज तक के संवाददाताओं की जुबानी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है। अब आपको बता दूं कि एसटीएफ की टीम है वो यहाँ से लेकर जा रही है और बाकायदा जो पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये एसटीएफ की टीम है यहाँ पर और लगातार ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहद कड़ी कर दी गई है। बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। आपको बता दूं बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। हॉस्पिटल लेके गए, वो विकास दुबे भी इसी में था ना? हॉस्पिटल सभी हॉस्पिटल गए, असल में मेरे सर में लग गई तो वो नहीं था। अच्छा आप भी इसी कार में थे? गाड़ी चोट लगी ना सर में। एसटीएफ के एक अधिकारी ने एक्सक्लूसिव आज तक के कैमरे पर ये बोला है कि विकास दुबे इसी गाड़ी में सवार था और हम खुद भी चेक कर रहे थे इस गाड़ी को। ये जो सफारी गाड़ी आप देख पा रहे हैं इसी में विकास दुबे सवार था। सर कितने लोग घायल हुए? कितने लोग घायल हुए?
तो आप देखिए यहाँ पर लेके आया गया है लाला लाजपत राय, ये हॉस्पिटल है कानपुर में। यहाँ पर बताया गया पहले कि गाड़ी पलटी और उसके बाद फिर वो भागने की कोशिश किया। विकास दुबे को जब लाया गया था, क्या वो पहले ही मर चुके थे? यहाँ आकर उनकी डेथ? नहीं, डॉक्टरों ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे वो। कितनी गोली लगी थी? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। जो पुलिस की ओर से सफाई है वो सिर्फ इतनी, ये अधिकारियों पर फक्र है, उन्होंने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन कई सारे सवालों के जवाब ढूंढना अभी बाकी है। क्या हथकड़ी नहीं थी? हथकड़ी थी तो लगातार 2 दिन 2 अपराधी हथियार लेकर के पुलिस की गिरफ्त से कैसे भाग के खड़े हो गए? इन्हीं सवालों के जवाब फिलहाल ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी बस इसे अपनी एक सफलता मान रही है और ऑपरेशन पर बधाई दे रही है। अब हम आपको वक्त और जगह के हिसाब से बताते हैं कि उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद से कानपुर में एनकाउंटर तक विकास दुबे कब और कहां से गुजरा। टाइम के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद से लेकर आज सुबह एनकाउंटर तक कहां से होकर वो गुजरा और उस वक्त का वक्त क्या रहा होगा। सबसे पहले चाहूंगी इस बड़ी सी स्क्रीन पर एक एक करके वो जानकारी अपने दर्शकों के लिए हम दें, उस ग्राफिक्स को लेकर आया जाए। आपको बता दें, उज्जैन से गिरफ्तार होता है 9 जुलाई को सुबह 9:30 बजे। कानपुर के लिए सेम डे शाम 7:30 बजे उसकी रवानगी होती है। उज्जैन से उत्तर प्रदेश की STF कानपुर के लिए लेकर रवाना होती है विकास दुबे को। उसके बाद इसको आगे किया जाए, उसके बाद आज सुबह इस तरह की खबर आ जाती है। रात 9:30 बजे 9 जुलाई की ही शाहजहांपुर पहुंचता है। रात में हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से शाहजहांपुर के पास से लगातार STF की गाड़ी गुजर रही थी और आज तक की टीम फॉलो कर रही थी। उसके बाद 9 जुलाई को रात करीब 11:25 पर जोगीपुरा टोल प्लाजा के पास से गुजरती है गाड़ी। और आपको बता दें कि इस दौरान आज तक की टीम को कई जगहों पर रोकने की कोशिश भी STF के अधिकारियों की ओर से की गई। पगार टोल प्लाजा पर रात 1:25 पर गाड़ी पहुंचती है। झांसी सुबह 3:16 यानी कि सुबह 3:15 बजे का वक्त होता है जब झांसी पहुंचती है गाड़ी। उसके बाद जालौन सुबह 4:56, फिर कानपुर के बाहरी इलाके में सुबह 6:30 बजे का वक्त होता है। कानपुर के बाहरी इलाकों में पहुंच जाती है और तकरीबन 15 मिनट से आधे घंटे की दूरी जब कानपुर के भीतर प्रवेश करना होता है, लेकिन तब तक सुबह ही खबर आ जाती है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। कानपुर के बाहरी इलाकों में ही आपको ये बताते चले उसका एनकाउंटर हो जाता है। और उसी समय हमारी टीम को, यानी कि आज तक की टीम जो फॉलो कर रही थी विकास दुबे जिस गाड़ी के भीतर मौजूद था, STF की टीम जिसके साथ थी फॉलो कर रही थी, हमारी टीम को पीछे ही रोक लिया जाता है। तब तक खबर सामने आती है कि गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। और इसी वजह से कई ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की थ्योरी पर लगातार उठ रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि किन नेताओं और पुलिस अफसरों की शह से विकास दुबे इतना दुर्दांत अपराधी बना। ये रिपोर्ट देखिए। बिकरू से शुरू हुई गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी का कानपुर में द एंड हो गया। सुबह जैसे ही विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर आई, सियासत में वो तमाम सवाल खतबदाने लगे जिनके जवाब 20 साल से सत्ता में आने जाने वाले तमाम नेताओं ने कभी जानना जरूरी नहीं समझा। विकास दुबे के सिर पर किसका हाथ था? विकास दुबे को कौन से नेता शह दे रहे थे? विकास दुबे की किन अफसरों से सांठगांठ थी? विकास दुबे को किन व्यापारियों से मदद मिल रही थी? विकास की सांसें थमने के साथ अब इन सवालों के जवाब शायद ही मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शायराना अंदाज में योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में राजनेता अपराधी गठजोड़ हावी है। कानपुर में सांठगांठ खुलकर सामने आ गई। उन्होंने सवाल किया कि जांच में इस बात की सच्चाई सामने आनी चाहिए कि कौन कौन लोग इस अपराधी की परवरिश में शामिल हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर सीधा वार किया। उन्होंने ट्वीट किया, ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई। उन्होंने विकास दुबे के बीते 5 सालों की सीडीआर जारी करने की मांग की। समाजवादी पार्टी की मांग है कि पिछले 5 साल का सीडीआर जनता के सामने रखा जाए, जिससे ये जानकारी हो सके कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स या कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के सीधे सीधे संबंध थे। बुलंदशहर से बीजेपी सांसद और पूर्व पुलिस अधिकारी सत्यपाल सिंह ने एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार और पुलिस को बधाई दी। लेकिन बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के सवालों के जवाब देते हुए उन्हें आईना दिखाया। विकास दुबे जैसे अपराधी को इतना निरंकुश और जल्लाद बनाने में सियासत का रोल कम नहीं है। बीते 19 सालों में हर पार्टी के नेताओं ने वक्त वक्त पर उसकी पीठ थपथपाई और फायदा उठाया। अगर संतोष शुक्ला केस में 2001 में ही उस पर सख्त एक्शन हो गया होता तो शायद 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों को जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। इस एनकाउंटर को लेके सियासी घमासान मचा हुआ है। हिस्ट्री शीटर तो हिस्ट्री हो गया, पर उसके सियासी आकाओं का क्या, जिन्होंने दशकों तक एक कुख्यात अपराधी को पनाह दी? क्या उसके जाते ही उनके भी पापों का क्रियाक्रम हो गया? कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा और अरविंद ओझा के साथ मौसमी सिंह, कानपुर आज तक। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के मारे जाने के बाद उसकी मां का हाल बेहाल है। उसकी पत्नी को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन आज उसे छोड़ दिया गया, जबकि पिता और नौकर दोनों अभी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। विकास का जैसा गुनाह था उसकी सजा तो होनी ही थी, लेकिन इतनी जल्दी और इस रूप में इसका अंदेशा उसके परिवार वालों को नहीं रहा होगा। एनकाउंटर के बाद विकास की मां को गम है और उस दुख के साथ साथ गुस्सा भी, लिहाजा उन्होंने कानपुर से ही रिश्ता खत्म कर लिया है। अब कह रही है कि वो कभी कानपुर के बिकरू गांव नहीं जाएंगी। वैसे सुबह विकास की मां लखनऊ में अपने छोटे बेटे के घर पर पूजा कर रही थी। विकास के कानपुर पहुंचने की उन्हें पूरी उम्मीद थी। वो मीडिया से भी बात करने वाली थी। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी पलटने की खबर आग की तरह फैली। चंद मिनटों के अंदर एनकाउंटर की खबर, बेटे को गोली लगने की खबर के बाद सरला देवी की तबीयत बिगड़ गई। उनकी माँ कहाँ है इस समय? उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो जरूर बोल रही है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस बर्बरता से विकास ने 8 पुलिस वालों को मारा था, उसके गुनाहों की सजा पक्की थी, लेकिन उससे पहले ही वो एनकाउंटर में मारा गया। 2-3 जुलाई की रात बिकरू गांव में हुई वारदात में जिस बेरहमी से पुलिस वालों को मारा गया, उसे लेकर विकास की मां ने भी गुस्सा जताया था। उन्होंने तो विकास का एनकाउंटर तक कर देने की बात कही थी। सामने आ जाए तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे भागी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहते पकड़ लो तब काउंटर कर दो, कैसे उसने बहुत बुरा किया है। अब मोस्ट वांटेड बन चुका वो बेटा मारा जा चुका है। दूसरी ओर कानपुर पुलिस ने विकास की पत्नी और बेटे को छोड़ दिया है। गुरुवार को ही उन दोनों को और नौकर को पकड़ा गया था। कुमार अभिषेक, कानपुर आज तक। एसटीएफ ने विकास दुबे की पत्नी और उसके बेटे को अपनी हिरासत से छोड़ दिया, जबकि विकास दुबे के पिता और नौकर अब भी जेल में हैं। कानपुर का ये कुख्यात परिवार इस घटना के बाद अब पूरी तरीके से बिखर चुका है। अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। विकास दुबे का बिकरू और उसके आसपास के गांवों में किस कदर आतंक था, इसकी बानगी उसके एनकाउंटर के बाद देखने को मिली, जब गांव वालों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। शहीद पुलिस वालों की परिजन भी दुर्दांत अपराधी के अंजाम से खुश हैं। बहुत बढ़िया है, भले अच्छा क्यों? इन बूढ़ी आंखों ने बिकरू गांव में बहुत कुछ देखा है। विकास दुबे को बच्चे से जवान होते और फिर खौफनाक अपराधी बनने के पल पल इन्हें याद है।
लिहाजा सिर्फ अन्नपूर्णा देवी ही नहीं, पूरे गांव और शिवली कस्बे में एनकाउंटर के बाद जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। हमारा मानना ये है कि हमारे शिवली आसपास जितने क्षेत्र में दबाव में थे और जितना डर था वो खत्म हो गया है। क्षेत्र से बहुत बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया। इसके उपलक्ष्य में हम लोग इतना खुश हैं, अपने को बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में जिन 8 पुलिस वालों को विकास दुबे और उसके गैंग ने शहीद कर दिया था, आज इन परिवार ने राहत की सांस ली है। अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। एनकाउंटर में बाल बाल बच गए यूपी पुलिस के सिपाही अजय कश्यप अब तक उस रात को नहीं भूले हैं। कैसे आतंकवादियों की तरह यूपी पुलिस पर इस दुर्दांत अपराधी ने हमला बोल दिया था। हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। मथुरा के जितेंद्र सिंह भी उस रात यूपी पुलिस के उस जत्थे में शामिल थे जो विकास दुबे के घर दबिश देने गया था। आज एनकाउंटर के बाद उनके माता पिता को राहत है कि बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जो मर गया वो से तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया। मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूंगा। पर शहीदों के परिजन और गांव के आसपास के लोग खुश हैं कि आतंक का एक चैप्टर आज क्लोज हो गया, लेकिन चाहते हैं कि तह तक जांच हो ताकि उन धोखेबाजों के नाम सामने आए जो अपराधी के साथ मिले हुए थे। कानपुर से रंजय सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। वैसे इस एनकाउंटर की कई तस्वीरें ऐसी हैं जिन पर शक की सुई बार बार घूम रही है। इन तस्वीरों को एक बार देखना और सवालों को समझना बेहद जरूरी है। कानपुर के बाहरी इलाके में मीडिया को आखिर क्यों रोका गया? हमारी टीम, आज तक की टीम जो लगातार फॉलो कर रही थी, क्यों रोका गया उसे? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या विकास की गाड़ी बदली गई? क्योंकि जिस गाड़ी पर वो उज्जैन में सवार हुआ था उसमें और पलटने वाली गाड़ी में फर्क है। गाड़ी पलटने की जगह पर घिसटने के निशान नहीं है। अगर रफ्तार में गाड़ी पलटी तो कुछ दूर तक वो घिसटनी भी चाहिए थी। क्या विकास को हथकड़ी नहीं लगी थी? क्योंकि पुलिस कह रही है गाड़ी पलटने पर वो भाग निकला। अगर हथकड़ी लगी थी तो फिर विकास भागने में कैसे कामयाब हुआ? आखिरी तस्वीर, विकास की लाश जब अस्पताल पहुंची तो चेहरे पर मास्क था। इतनी अफरा तफरी और एनकाउंटर के बाद भी मास्क कैसे नहीं निकला? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इसी खबर के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।